हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त चाइनीज मूवी। बट बिफोर वी स्टार्ट द मूवी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी के फर्स्ट सीन में हम निया को देखते हैं, जिसको इस वक्त उसकी स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर की तरफ से ड्रग्स दिए गए थे और उसको इस बात पर मजबूर किया जा रहा था कि वो एक स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड करे, जो कि न सिर्फ नोटोरियस बल्कि काफी ड्रंक भी था। अपनी मॉम के जाने के बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो ड्रंकर्ड भी उसका पीछा करने लगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे मेल लीड चुनशाई को, जो कि इस वक्त दो लड़कियों के साथ मौजूद था। तभी उसको उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है, जो उसे डांट रही थी और कह रही थी, क्या तुमने टाइम देखा है? तुम्हें जरा भी आइडिया है कि कितनी देर हो चुकी है, लेकिन तुम्हें इन सब चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी उम्र कितनी बढ़ गई है, लेकिन तुम्हें अकल नहीं आई। लेकिन चुनशाई भी अपने नाम का एक था और उनसे कहने लगा कि देखो, आप जानती भी हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, एक एडल्ट हूँ, मुझे पैसा कमाना होता है, जो कि इतना आसान काम नहीं है। अभी अभी मेरी मीटिंग खत्म हुई है, मैं बस अभी ही फारिग हुआ हूँ। तभी ग्रैंडमा उसे कहने लगी कि देखो, अपनी हरकतें ठीक कर लो, मैं चाहती हूँ कि तुम लियो से शादी करो। इस पर वो सीधे सीधे अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि देखिए, आज या कल मैं कभी भी लियो से शादी नहीं करने वाला। लियो क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। आप एक ही बात पर मत अड़ जाया करें। ग्रैंडमा उसे कहने लगी कि देखो, तुम अच्छे से जानते हो कि हमने ऑलरेडी कितनी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। प्लीज मेरी फैमिली के लिए मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। लेकिन चुनशाई पर उनकी किसी बात का असर नहीं हो रहा था और वो कहने लगा, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं, मैं घर आकर आपसे बात करता हूँ, प्लीज आप टेंशन मत लें। अभी वो अपनी ग्रैंडमा के साथ बहस करने में बिजी ही था कि सामने से भागकर आने वाली निया उसके साथ टकरा जाती है। सिर्फ निया ही नहीं बल्कि उसका पीछा करने वाला ड्रंकर्ड भी वहाँ पर मौजूद था। लेकिन चुनशाई को देखते ही वो वहाँ से चला गया। चुनशाई दोबारा से अपने फोन की तरफ अटेंटिव होता है तो निया उसको अपने करीब करते हुए किस कर लेती है। तभी चुनशाई उससे पूछने लगा कि क्या तुम एक एडल्ट हो, जिस पर वो कहने लगी कि हाँ। और उसकी हाँ सुनते ही चुनशाई भी उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए उसे किस करने लगा और कुछ ही देर में वो दोनों एक बेडरूम में मौजूद थे, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को अपनी कुर्बत का एहसास दिला रहे थे। मूवी आगे बढ़ती है तो हम निया को देखते हैं, जो कि इस वक्त एक हॉस्पिटल में मौजूद थी। तभी टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि एक्चुअली वो प्रेग्नेंट है और ये सुनते ही वो काफी परेशान हो चुकी थी। तभी वो डॉक्टर के साथ एबॉर्शन प्रोसेस को डिस्कस करती है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि एक्चुअली एबॉर्शन के लिए मुझे तुम्हारी फैमिली से बात करनी होगी, रुको मैं अभी तुम्हारी फैमिली से बात करता हूँ। लेकिन वो जल्दी से डॉक्टर को रोकते हुए कहने लगी कि प्लीज प्लीज ऐसा मत करें, मैं ये बात अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकती, उन्हें बताने की क्या जरूरत है, मैं एक एडल्ट हूँ, अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, मुझे किसी की परमिशन की क्या जरूरत है, आप प्लीज मेरा एबॉर्शन करवा दे। लेकिन डॉक्टर कन्विंस नहीं हुआ था। तभी कहने लगा कि देखें, एबॉर्शन का प्रोसेस काफी मुश्किल होता है, न सिर्फ मुश्किल बल्कि ये काफी एक्सपेंसिव भी होता है और मुझे पूरा यकीन है कि स्टूडेंट होने के नाते आप खुद से ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दें। मैं आपको रिपोर्ट्स दे रहा हूँ, आप अपनी तसल्ली के लिए अपनी फैमिली को ये रिपोर्ट्स दिखा सकती हैं। और इसके साथ ही निया हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। अगले सीन में वो रोड साइड पर चलते हुए काफी परेशान थी और सोच रही थी कि मेरी मॉम तो मुझे रखने पर राजी नहीं, पता नहीं मेरा बच्चा कैसे पालेंगी। अगर उन्हें मेरे इस कारनामे की जरा भी भनक पड़ गई तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगी। अपनी दुनिया में गुम वो एक गाड़ी से टकरा जाती है। तभी वो देखती है कि गाड़ी में मौजूद लड़का कोई और नहीं बल्कि चुनशाई है। चुनशाई के साथ इस वक्त लियो भी गाड़ी में मौजूद थी, लेकिन चुनशाई खुद भी पहली नजर में निया को पहचान चुका था। तभी निया सोचने लगी कि अगर इसको पता चल गया कि मैंने क्या गुल खिलाए हैं तो ये कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जबकि दूसरी तरफ चुनशाई भी निया को पहचान चुका था। तभी वो उससे मिलने के लिए गाड़ी से उतरता है, लेकिन निया ये सोचकर वहाँ से भागी कि मुझे कभी भी इसको फेस नहीं करना। अगले सीन में हम लियो को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपनी फ्रेंड के साथ बार में मौजूद थी और वो दोनों वहाँ बैठी हुई चुनशाई को ही डिस्कस कर रही थी। तभी उसकी फ्रेंड उससे कहने लगी कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर तुम और चुनशाई रिलेशनशिप में हो तो वो तुम्हें प्रपोज क्यों नहीं कर लेता, और वैसे मैंने सुना है कि वो काफी लड़कियों के साथ फिजिकल होता है। जिस पर लियो उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या तुम जानती हो वो कभी भी किसी लड़की को किस नहीं करता, इनफैक्ट उसने आज तक मुझे भी किस नहीं किया। इतने में निया, जो उस बार में वेट्रेस का काम करती थी, उन्हें वाइन सर्व करने के लिए आती है। तो उनकी कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद उसको चुनशाई का खुद को किस करना याद आता है और इसी सोचों की वजह से वाइन नीचे गिर जाती है। तो लियो को बहुत गुस्सा आने लगा और वो उसको थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, ये तुमने क्या कर दिया, क्या तुम्हें इस बात की सैलरी मिलती है, या फिर शायद तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा कि इस वक्त तुम्हारे सामने कौन मौजूद है, वरना तुम कभी भी इतनी स्टूपिड गलती ना करती। निया बुरी तरह से बौखला चुकी थी। तभी वहाँ पर मैनेजर आते हुए कहने लगा, ये तुमने क्या बेवकूफी कर दी, तुम्हें कितनी दफा बताया है कि ये हमारी VIP गेस्ट है, इतने सालों से काम कर रही हो लेकिन फिर भी तुम्हें काम करने की तमीज नहीं आई, मैं तुम्हें फायर करता हूँ, आइंदा मुझे यहाँ पर अपनी शक्ल दिखाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अभी निया रोते हुए कहने लगी कि प्लीज मुझे फायर मत करें, आप अच्छे से जानते हैं कि मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती हूँ, लेकिन पता नहीं ये गलती क्यों हो गई मुझसे।
इसके साथ ही वो लियो की तरफ बढ़ते हुए उसे पकड़कर कहने लगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी भी ये गलती रिपीट नहीं करूंगी, मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज मुझे मत निकालो। और निया के इसी जेस्चर ने लियो का गुस्सा मजीद बढ़ा दिया था। तभी वो उसको धक्का देते हुए कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने की, क्या तुम अपनी औकात भूल चुकी हो? मैनेजर की तरफ देखते हुए कहने लगी, मुझे इस लड़की की शक्ल भी नहीं देखनी यहाँ पर, इसको बिल्कुल भी यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं है। लियो ने न सिर्फ निया को धक्का देकर पीछे की तरफ गिराया बल्कि उससे अपना बदला लेने के लिए उसके ऊपर वाइन भी गिरा देती है, लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरती यूनचाई वहाँ आकर उसे बचा लेता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि लियो की फेंकी हुई वाइन भी यूनचाई पर गिर चुकी थी। तभी वो पूछने लगा कि ये सब क्या चल रहा है, जिस पर मैनेजर बताने लगा कि एक्चुअली इस लड़की ने लियो मैम को बहुत नाराज किया है, लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैंने इस लड़की को फायर कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं इसकी सैलरी भी डिडक्ट करने वाला हूँ। और इसी बात ने उसको गुस्सा दिला दिया। तभी वो मैनेजर से कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ही बार में मेरी परमिशन के बगैर स्टाफ को चेंज करने की। इतने में लियो आगे बढ़ते हुए कहने लगी कि देखो मैं कितने अच्छे मूड में यहाँ आई थी, लेकिन इस लड़की ने न सिर्फ मेरा ड्रेस बल्कि मेरा सारा मूड भी खराब कर दिया है। अब तुम मुझे अच्छा सा ड्रेस दिलवाओ। लेकिन यूनचाई उसे रिस्पॉन्स न देते हुए अपना हाथ छुड़ाकर अपने सेक्रेटरी से कहने लगा कि इस मैनेजर को अच्छा सा सबक सिखाओ। सेक्रेटरी मैनेजर से कहता है कि मैं तुम्हें फायर करता हूँ, आइंदा यहाँ आने की सहमत बिल्कुल भी मत करना। जबकि दूसरी तरफ निया अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी तो वो उसको रोकते हुए कहने लगा कि तुम कहाँ जा रही हो। लियो अब तक यूनचाई को एक्सप्लेनेशन देने पर लगी हुई थी तो यूनचाई अपना हाथ छुड़ाते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ अपना रिलेशनशिप खत्म कर रहा हूँ, आइंदा मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। वो निया को लेकर वहाँ से जाने लगा। यूनचाई निया को अपने साथ लेकर जाने लगा तो वो कहती है कि प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे इस तरह से फोर्स मत करो। लेकिन यूनचाई उसे चुप रहने के लिए कहता है। ऊपर आने के बाद यूनचाई निया के करीब जाने की कोशिश करता है तो वो कहने लगी कि प्लीज मुझसे दूर रहो, तुम क्या चाहते हो? जिस पर यूनचाई उसे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ? यूनचाई उसे स्पेस देते हुए अपने पास आने के लिए कहता है। तभी वो उसके करीब बैठती है तो वो कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी चीज की डिमांड करनी है तो तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारी हर डिमांड पूरी करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मन ही मन में अपनी इस बात पर पछता रहा था और कहने लगा कि आजकल की लड़कियां तो 100 बिलियन युवान की डिमांड तक कर लेती है। तभी निया कहने लगी, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, प्लीज मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? चाय के कहने पर उसे मिल्क सर्व किया जाता है। इसके साथ ही वो उससे पूछने लगा कि क्या इसके अलावा तुम्हें कोई चीज चाहिए? तो वो कहने लगी कि नहीं, बस इतना ही काफी है। इतने में यूनचाई को अपने एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से एक बिजनेस कॉल आती है और उसको एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया जाता है। तभी वो कहने लगा कि नहीं, तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज ये सब खत्म करवा दो। लेकिन ये सब सुनने के बाद निया को लगा जैसे वो उसकी प्रेगनेंसी को खत्म करवाना चाहता है और वो बिल्कुल भी इस बच्चे को नहीं चाहता। तभी उसको बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा। यूनचाई के जाने के बाद उसका सेक्रेटरी निया के पास आकर कहने लगा कि अगर तुम्हारी कोई डिमांड है तो मुझे बता दो, मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं जो मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी करो। लेकिन निया वहाँ से भाग जाती है और कहने लगी, मैं इस इंसान को यह हक कभी नहीं दूंगी। वो बाहर की तरफ जा रही थी और रोते हुए कह रही थी, ये होता कौन है मेरी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवाने वाला? लेकिन वो नहीं जानती थी कि जल्दी में जाते हुए उसने वहाँ पर न सिर्फ अपना बैग बल्कि अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स भी छोड़ दी हैं, जो कि अब सेक्रेटरी के हाथों लग चुकी थी और वो जान चुका था कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट सीन में यूनचाई घर आता है तो उसकी ग्रैंडमा ऑरेंज खा रही थी और ये देखते ही उसको काफी गुस्सा आने लगा और वो कहने लगी कि मुझे लगता है आपको बिल्कुल भी अपनी सेहत की कोई परवाह नहीं। इतनी दफा मैंने कहा है कि जो चीजें डॉक्टर ने मना कर रखी हैं उन्हें मत खाया करें, लेकिन आप पर मेरी किसी बात का असर नहीं होता। तभी ग्रैंडमा कहने लगी कि तुम पर मेरी कौन सी बात का असर होता है जो मैं तुम्हारी बातें मानना शुरू कर दूं। और इसके साथ ही ग्रैंडमा काफी गुस्से में आ चुकी थी और यूनचाई को निया के साथ उसकी पिक्चर्स दिखाते हुए कहने लगी कि अब ये लड़की कौन है? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? कभी किसी के साथ और कभी किसी के साथ पकड़े जाते हो। तो मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे किसी दिन तुम मेरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दोगे। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि प्लीज शादी कर लो और मुझे मेरे पोतों का मुंह दिखा दो ताकि मैं भी सुकून से मर सकूं, लेकिन मेरी किसी बात का तुम पर असर नहीं होता। मैं भी देखती हूँ कि मेरी पनिश से आज तुम्हें कौन बचाता है। तो यूनचाई भी ओबीडियंटली उनके सामने बैठते हुए कहने लगा कि आप जितनी देर चाहे मुझे पनिश कर सकती है, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। इतने में सेक्रेटरी अंदर आते हुए कहने लगा कि ग्रैंडमा, क्या आप जानती हैं कि आपके इस पोते ने क्या गुल खिलाए हैं? आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन आप एक दफा फिर दादी बनने वाली हैं। इस लड़की के साथ हमारे बॉस ने नाइट स्पेंड की थी, वो लड़की प्रेग्नेंट है, वो भी 1 या 2 बच्चों के साथ नहीं बल्कि 3 बच्चों के साथ। बहुत जल्द आपका घर बच्चों से भरने वाला है, फिर इस घर में बहुत सारी रौनक लगेगी। ये सुनते ही यूनचाई जहाँ कंफ्यूज हो चुका था वहीं पर ग्रैंडमा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तभी वो कहने लगी कि यूनचाई, मैं तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ, मैं जानती थी कि तुम मेरी खुशी के लिए ये सब जरूर करोगे। यूनचाई रिपोर्ट्स देखते हुए अपने सेक्रेटरी से कहने लगा, मुझे लगता है कि तुम सठिया चुके हो। इस रिपोर्ट्स में कहाँ लिखा है कि बच्चे का बाप मैं हूँ, या फिर ये कहाँ लिखा है कि जिस लड़की की ये रिपोर्ट्स है वो
वो लड़की निया ही है। लेकिन सेक्रेटरी भी बात कंफर्म करके आया था और कहने लगा कि ये मुझे उसके पास से मिला है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये रिपोर्ट्स किसी और की हो ही नहीं सकती, यकीनन ये आपके ही बच्चे हैं। लेकिन ग्रैंडमा बदस्तूर बहुत ज्यादा खुश थी और उसे कहने लगी, मैं कुछ भी नहीं जानती, मेरी बहू को घर लेकर आओ, मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ रहो और उसके बच्चे इसी घर में पैदा हों। ऑफ कोर्स हमारे खानदान के बच्चों को वो डिग्निटी मिलनी चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। तभी यूनचाई कहने लगा कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। जबकि दूसरी तरफ हम निया को देखते हैं जो कि इस वक्त अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल में मौजूद थी और मन ही मन में कह रही थी कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती मेरे बच्चे वो जिंदगी जिए जो मैं जीती रही हूँ। अगर मैं तुम लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल ना दे सकी तो तुम्हें पैदा करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए ये मेरी मजबूरी है, तुम लोग प्लीज मुझसे नाराज मत होना। सिस्टर उसको विंडो नंबर 18 पर जाकर पेमेंट करने के लिए कहती है, जहाँ पर उसको बताया जाता है कि आपका कार्ड खाली है, इसमें 3000 युवान तो क्या 3 युवान भी नहीं है। और इस बात पर निया को बिल्कुल भी यकीन न आया। वो स्टाफ से कहने लगी कि मुझे मेरा स्टूडेंट लोन मिला था जो कि मेरे कार्ड में ही मौजूद है और आज नहीं तो कल मेरी सैलरी भी आ जाएगी, प्लीज मेरा अबॉर्शन कर दे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है वरना देर हो जाएगी। लेकिन उसकी बात सुनने के लिए टाइम था ही किसके पास। सभी बाकी पेशेंट्स उसे कहने लगे कि जाओ पहले पैसे लेकर आओ, यहाँ पर हमारा टाइम जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी फाइनेंशियल हेल्प के लिए वो स्टेप मॉम को कॉल करती है तो वो कहने लगी कि तुम्हारे भाई को भूख लगी है, तुम कहाँ फिरती रही हो, जल्दी से घर आकर खाना बनाओ, तुम्हें हमारा बिल्कुल भी एहसास नहीं। अगले सीन में निया अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम उसके भाई के साथ मौजूद थी और उसे कह रही थी कि तुम देखना, आज रात में तुम्हारे लिए ढेर सारा फ्रूट लेकर आऊंगी, तुम्हें जो चीज अच्छी लगे मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए रेडी हूँ। निया इंटर होती है तो उसके हाथ में मौजूद वेजिटेबल्स देखकर ही उसकी मॉम को गुस्सा आने लगा और कहने लगी कि तुम दोबारा से ये सड़े हुए पत्ते ले आई हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारा भाई ये सब चीजें नहीं खाता। मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम्हारी सारी सैलरी कहाँ गई, तुम्हारे पास कभी भी पैसे नहीं होते, अब तो मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम जानबूझकर हमसे पैसे छुपा रही हो। लेकिन याद रखना, अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो इस घर में तुम्हें 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलने वाला। तभी उसका बेटा फरमाइश करता है कि मुझे एक नया आईफोन चाहिए, तो वो मुस्कुराकर कहने लगी कि मैं तुम्हें जरूर आईफोन लेकर दूंगी। मूवी आगे बढ़ती है तो हम यूनचाई को देखते हैं जो कि इस वक्त अपनी ग्रैंडमा के साथ मौजूद था। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आकर कंफर्म करता है कि निया ट्रिपलेट के साथ प्रेग्नेंट है। तभी ग्रैंडमा कहने लगी, यूनचाई मुझे कुछ नहीं सुनना, जल्दी से उस लड़की को घर लेकर आओ। तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि पिछले कई सालों से मैं कितनी बेसुकून रही हूँ, अब कहीं जाकर मेरे दिल को सुकून मिला है। मैं उस लड़की को इस घर में देखना चाहती हूँ, कुछ भी हो जाए उस लड़की को जल्दी से लेकर आओ। तभी यूनचाई का सेक्रेटरी कहने लगा कि हाँ मैं तो बताना ही भूल गया, आज सुबह निया हॉस्पिटल गई थी लेकिन उसके कार्ड में पैसे नहीं थे, तभी उसको बिना ट्रीटमेंट के वापस आना पड़ा। जिस पर यूनचाई उससे पूछता है कि क्या तुमने उसको पेमेंट नहीं की थी। सेक्रेटरी कहने लगा कि किस चीज की पेमेंट, मैंने उससे बात करना शुरू की तो वो मुझे धक्के देकर वहाँ से भागने लगी, मुझे नहीं लगता कि वो किसी किस्म की पेमेंट को एक्सपेक्ट कर रही थी। यूनचाई उससे पूछता है कि वो लड़की अब कहाँ है, जिस पर वो कहने लगा कि मुझे नहीं पता, वो सुबह हॉस्पिटल में थी लेकिन हॉस्पिटल के बाद वो कहाँ गई मैं नहीं जानता। तभी यूनचाई उसको निया को ढूंढने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होता है तो हम निया को देखते हैं जिसको जबरदस्ती हॉस्पिटल लाने के बाद उसकी मॉम उसका अबॉर्शन करवा रही थी, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। उसकी प्रेगनेंसी का पता चलने के बाद उसकी फैमिली उसकी जान लेने के लिए भी रेडी थी। तभी उसका भाई उसको मारने के लिए उसके पीछे भागता है तो वहाँ पर यूनचाई अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है। यूनचाई को देखते ही उसकी फैमिली उसको पहले ही नजर में पहचान चुकी थी और उसे कहने लगी कि एक्चुअली ये बहुत ही बुरी लड़की है, मैं आपको क्या बताऊं कि इसने क्या क्या कारनामे किए हैं, पता नहीं किसके साथ मुँह काला करके आई है और अब कह रही है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। हमें इस पर ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था, कितनी मुश्किलों से हमने इसको लिखाया पढ़ाया, इस पर इतने पैसे लगाए और इसने ये गुल खिलाए हैं। और उसका भाई कहने लगा कि क्या आप जानते हैं ये कहती है कि इसके बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि आप हैं, ये आपके ऊपर कितना बड़ा एलिगेशन लगा रही है, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप जैसा इंसान इस तरह की लड़की को मुंह लगाना भी पसंद नहीं करता। लेकिन यूनचाई उनकी कही हुई बातों पर रिएक्ट करने के बजाय अपने गार्ड से कहने लगा कि इन दोनों माँ बेटे का दिमाग ठीक कर दो। तभी उनके गार्ड्स आगे बढ़ते हुए उन्हें पकड़ने लगे तो वो कहती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, जबकि खुद यूनचाई निया के पास आकर उसे कहने लगा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे होते हुए ये लोग तो क्या कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी वो देखता है कि उसको ब्लीडिंग हो रही है, वो निया को उठाकर वहाँ से जाने लगा, लेकिन जाने से पहले अपने सेक्रेटरी से कहता है कि इसके भाई का इतना खून निकालो कि मेरा दिल ठंडा हो जाए। और सेक्रेटरी भी अपने बॉस का ऑर्डर पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता और उसके भाई की अच्छी धुलाई करता है। अगले सीन में निया हॉस्पिटल में मौजूद थी तो यूनचाई भी उसके पास बैठा हुआ था। तभी यूनचाई का सेक्रेटरी उसे कहता है कि इनकी एज काफी कम है लेकिन उनकी प्रेगनेंसी ट्रिपलेट की है जो कि इनके लिए फ्यूचर में काफी मुश्किल हो सकता है। इसके जवाब में यूनचाई उसे कहता है कि मेरे होते हुए इसको कोई भी मुश्किल परेशान नहीं कर सकती, मैं इसको कभी भी आइंदा टेंशन नहीं लेने दूंगा, तुम देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यूनचाई निया को सूप पिलाने की कोशिश करता है तो उसकी आंख खुल जाती है, लेकिन इस तरह यूनचाई को अपने करीब देखकर वो काफी घबरा चुकी थी और कहने लगी कि प्लीज प्लीज मुझे कुछ भी मत करना। इस पर यूनचाई
उसे रिलैक्स करने के लिए उसे किस करता है और कहने लगा कि मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए परेशान मत हुआ करो। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, डॉक्टर्स का कहना है कि जरा सी ब्लीडिंग से कुछ नहीं होता, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है और बच्चा भी सेफ है, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। जिस पर निया पूछने लगी कि क्या आप मेरा अबॉर्शन नहीं करवाना चाहते थे, और इस बात के जवाब में युनशाओ से कहता है कि भला मैं अपने बच्चे को क्यों अबॉर्ट करवाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल सेफली इस दुनिया में आए। निया उसे कहने लगी कि मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरा साथ देना। में वहाँ पर युनशाई का नेफ्यू जुहाओ आ जाता है, जो आते ही निया से मिलते हुए कहने लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे होते हुए आप क्यों परेशान होती है, मैं न सिर्फ आपकी तबीयत बल्कि आपका मूड भी ठीक कर दूंगा। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं जैसे आने वाले दिन आपके लिए बहुत ज्यादा लकी होने वाले हैं, और फिर मेरे अंकल के होते हुए आपको परेशान होने की क्या जरूरत है, इनकी इजाजत के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। लिटिल आंट, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल करके इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। तभी निया उससे कहने लगी कि प्लीज मुझे लिटिल आंट मत बुलाया करो। जुहाओ कहने लगा भला क्यों ना बुलाऊं, इतनी छोटी सी हो और फिर प्रेग्नेंट भी हो गई हो, बहुत जल्द माँ भी बन जाओगी, मुझे तो बिल्कुल लिटिल आंट लगती हो। युनशाई निया से कहने लगा कि तुम अपनी सारी चीजें पैक कर लो, तुमने मेरे साथ मेरे घर जाना है। तभी वो कहने लगी कि प्लीज मुझे अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना है, मुझे इससे मत रोकिएगा। तभी वो कहने लगा मैं तुम्हारी हर चीज अच्छे से देखने वाला हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आज से तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी मेडिकेशन, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी स्टडीज, तुम्हारी अकोमोडेशन, हर चीज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तुम जल्द ही देख लोगी कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितने अच्छे से पूरी करता हूँ। अगले सीन में युनशाई हॉस्पिटल से निकल रहा था तो निया भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। तभी उनकी टक्कर हो जाती है। युनशाई उसे समझाते हुए कहने लगा कि देखो तुम मेरी असिस्टेंट नहीं हो जो मुझे 2 कदम पीछे चलो, तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कदम के साथ कदम मिलाकर चलो। तुम्हें पता होना चाहिए कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप इक्वालिटी का होता है। गाड़ी में बैठते ही युनशाई सीट बेल्ट बांधने के लिए उसके करीब होता है तो निया जल्दी से अपने लिप्स और हाथ रखकर कहने लगी कि मैं किस नहीं करना चाहती, लेकिन जैसे ही वो रियलाइज करती है कि युनशाई सीट बेल्ट बांध रहा था तो वो काफी एम्बेरस्ड हो जाती है। युनशाई अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उसे कहने लगा कि इतनी छोटी एज में पता नहीं तुम क्या क्या सोचती रहती हो, जरा रियलिस्टिक हो जाए तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जबकि युनशाई के चेहरे पर स्माइल देखने के बाद निया सोच रही थी कि ये तो हंस भी सकता है, मुझे लगता है कि ये सारी जिंदगी सीरियस ही रहता होगा। तभी वो उससे पूछने लगी कि इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं, जिसके जवाब में युनशाई उसे कहता है कि इस वक्त हमें सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाना है, मैं चाहता हूँ कि हम सर्टिफिकेट हासिल कर लें। और ये सुनते ही निया को काफी सेटिस्फेक्शन हुई, वो मन ही मन में सोचने लगी कि ये चाहता है कि हमारा बच्चा एक लेजिटिमेट आइडेंटिटी लेकर आए। सीन शिफ्ट होता है तो वो दोनों अपने सर्टिफिकेट हासिल कर चुके थे। तभी निया उससे कहने लगी मैं अच्छे से जानती हूँ कि इतनी बड़ी कुर्बानी तुमने सिर्फ हमारे बच्चे के लिए दी है, लेकिन एक दफा डिलीवरी हो जाए उसके बाद तुम चाहो तो मुझे डिवोर्स दे सकते हो। युनशाई उसे कहने लगा तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुमसे शादी तुम्हें डिवोर्स देने के लिए की है, तुम बहुत स्टूपिड हो, इस तरह की बात आइंदा कभी भी मत करना। और हाँ, अपना सर्टिफिकेट मुझे दे दो, तुम स्कूल लेकर जाओ तो लड़कियां तुम्हारा मजाक उड़ाएंगी क्योंकि तुम्हारी एज शादी करने की बिल्कुल भी नहीं है। निया उससे कहती है कि एक्चुअली ऐसा नहीं है बॉस, इनफैक्ट अगर हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट हो तो हमारा क्रेडिट बढ़ता है। तभी वो पूछने लगा कि क्या तुम मुझे बॉस बुला रही हो। निया उससे कहने लगी कि हाँ, मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पर सब लोग आपको बॉस ही बुलाते हैं। जिस पर युनशाई कहने लगा कि ये मेरा स्टाफ है इसलिए मुझे बॉस बुलाता है, लेकिन तुम मेरी वाइफ हो, अगर तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाना चाहती तो तुम मुझे हस्बैंड बुला सकती हो। जिस पर वो कहने लगी कि नहीं नहीं, हस्बैंड बुलाने से अच्छा है कि मैं आपको आपके नाम से ही बुला लूं, ये मुझे काफी हेजिटेटिंग लग रहा है। कुछ देर में वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही निया सो चुकी थी। तभी युनशाई उसको अपने हाथों में उठाते हुए बाहर की तरफ आता है। कुछ देर में उसकी आंख खुली तो कहने लगी कि प्लीज मुझे नीचे उतार दे, मैं जानती हूँ कि आपके घर में काफी सारे लोग होंगे, हमें इस तरह देखकर उन्हें शायद अजीब लगे, इसलिए प्लीज मुझे नीचे उतार दे। बाकी की बात अभी उसके मुंह में ही थी कि वहाँ पर उनका सारा स्टाफ आकर उन्हें हेलो करता है। इतने सारे सर्वेंट्स को अपने सामने देखकर वो काफी नर्वस हो चुकी थी। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा अपनी स्पेसिफिक रौब-दाब के साथ आती है और कहने लगी कि ये तुमने क्या कर दिया है युनशाई, शादी करने के लिए तुम्हें बस एक यही लड़की मिली थी, तुमने इसकी एज को भी नहीं देखा, ये मुश्किलों से 18 साल की होगी जबकि खुद तुम 30 साल के हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे पर्सपेक्टिव से ये शादी बिल्कुल इलीगल है। तभी निया कहने लगी कि युनशाई को डांटने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से इनके साथ शादी की है और मैं अपनी डिसीजन पर खुश हूँ। युनशाई कहने लगा कि ग्रैंडमा प्लीज उसे डराने की कोशिश मत करें, आप जानती हैं कि आज उसका पहला दिन है यहाँ पर। तभी ग्रैंडमा कहने लगी कि मैं यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने आई हूँ, तो बेटी तुम कैसी हो, तुम हमारे परिवार का सदस्य हो, खुद को आउटसाइडर बिल्कुल भी मत समझना। और हाँ, तुम मुझे आंटी क्यों बुला रही थी, तुम मुझे ग्रैंडमा बुलाओ, युनशाई भी मुझे ग्रैंडमा बुलाता है। और इसके साथ ही ग्रैंडमा के सर्वेंट्स वहाँ पर निया के लिए इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आता है जो इससे पहले निया सिर्फ इमेजिन ही कर सकती थी। तभी उनका टेलर कहने लगा कि मैम प्लीज मुझे अपना साइज दे दे। आंटी निया से कहने लगी कि बेटा तुम देख लो इनमें से तुम्हें क्या पसंद है, और हाँ, इन्हें अपनी चॉइस के बारे में बता दो ताकि तुम्हारे लिए तुम्हारी चॉइस के मुताबिक ब्रशेस तैयार किए जा सके। निया कहने लगी ग्रैनी आप इतनी फॉर्मेलिटीज में क्यों पढ़ रही है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ब्रशेस हैं। तभी ग्रैनी कहने लगी कि बेटा अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो और तुम्हें उसी तरह से रहना होगा।
निया ड्रेसेस की प्राइस देखने के बाद कहने लगी कि ग्रैनी ये ड्रेसेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, जबकि आपको मेरी हालत का भी पता है, कुछ ही महीनों में ये ड्रेसेस पहनने के काबिल नहीं रहेंगे तो वेस्ट हो जाएंगे, क्या जरूरत है इस तरह ये सब करने की। लेकिन भला ग्रैनी कब उसकी बातों से कन्विंस होने वाली थी और कहने लगी कि भला वेस्ट कैसे हो गए, अगर तुम सिर्फ एक दफा अपनी इन ड्रेसेस को पहन लो यही काफी है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम हमारी शान के मुताबिक जियो। वो अपने स्टाफ को 30 ड्रेसेस बनाने का ऑर्डर देती है। तभी वो कहने लगा कि 3 मिलियन युवान की ड्रेसेस तो ये खरीद ही चुकी हैं और काफी खुश हो चुका था। अब अगली बारी बैग्स की थी। ग्रैनी निया को बैग दिखाते हुए कह रही थी कि ये वाला बैग तुम अपने साथ स्कूल लेकर जाना, ये वाला बैग जब तुम चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाओ तब लेकर जाना, और इसके अलावा तुम्हें जो भी बैग अच्छा लगे मुझे बता दो, और अगर ये तुम्हें नहीं पसंद तो भी बता दो। जिस पर निया कहती है कि मुझे ये सब इस तरह से बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और जितना आप पैसा लगा रही हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं आम बहू की तरह आपके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन ग्रैनी कन्विंस नहीं हुई थी, जबकि वहाँ पर मौजूद डिजाइनर काफी खुश था कि 5 मिलियन युआन का बिल बन गया है, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। अब अगली बारी ज्वेलरी की थी और ग्रैनी कहने लगी मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पास कम से कम भी 10-10 सेट गोल्ड और डायमंड्स के जरूर होने चाहिए, ताकि तुम्हें देखते ही पता चल जाए कि तुम किसकी वाइफ हो। और हाँ, ये जेड ब्रेसलेट तो मस्ट है। मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं अपनी बहू को जरूर ऐसा ब्रेसलेट गिफ्ट करूंगी, शायद ये तुम्हारी ही किस्मत में था। इतना सारा बिल देकर डिजाइनर के तो वारे नियारे हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ युनचाई अपनी ग्रैंडमा से कहने लगा कि ग्रैनी अगर आपकी ये सारी चीजें हो चुकी हो तो प्लीज हम खाना खा लें, इसको भूख लगी होगी। जिसके जवाब में एक्साइटेड ग्रैनी उसे कहती है कि हाँ, खाना तो मैं भूल ही गई, लेकिन इसके लिए खाना बहुत जरूरी है, अब तुम्हें 4-4 लोगों का खाना खाना होगा। कुछ ही देर में खाना सर्व किया जा चुका था तो डाइनिंग टेबल पर इतनी सारी डिशेस देखकर निया को काफी अजीब लगा। एक्चुअली उसको इस सब चीजों की बिल्कुल आदत ही नहीं थी। ग्रैनी का तो बस ही नहीं चल रहा था कि दुनिया की सारी अच्छी चीजें लाकर निया के सामने रख दे। तभी उससे कह रही थी कि तुम कुछ खा क्यों नहीं रही, तुम लो ना, मुझे लगता है कि ये सब तुम्हें अच्छा ही नहीं लग रहा। इस पर निया कहती है कि आंटी आप इतनी फॉर्मेलिटीज क्यों करती हैं, इतना सब कुछ तैयार करवाने की क्या जरूरत थी, मुझसे तो कुछ भी नहीं खाया जाएगा। लेकिन एक्चुअली वो काफी इमोशनल हो चुकी थी। निया अपने पास्ट को याद करती है तो फ्लैशबैक के थ्रू हम देखते हैं जब वो अपने स्टेप मॉम और अपने भाई के साथ खाना खा रही थी। तभी उसकी मॉम उसके भाई से कह रही थी कि तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे, देखो मैंने तुम्हारा फेवरेट मटन बनाया है, क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है। जिस पर वो कहने लगा कि हाँ, ये बहुत जबरदस्त है, क्या आप जानती हैं मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। मॉम को अब उस पर पहले से भी ज्यादा प्यार आ रहा था और उसे कहने लगी कि तुम टेंशन मत लो, आज रात में फिश मार्केट जाऊंगी और तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फिश सूप बनाऊंगी, फिर तुम देखना तुम कितने खुश हो जाओगे। मेरी जान, क्या तुम जानते हो जब तुम एक एक बाइट लेकर अपना पेट भरते हो तो मेरा दिल खुशी से फूलने लगता है, मेरा दिल करता है मैं दुनिया की सारी अच्छी चीजें लाकर तुम्हारे सामने रख दूं। भाई के देखा देखी निया भी उन डिशेस को ट्राई करने की कोशिश करती है तो स्टेप मॉम को बहुत गुस्सा आ गया और कहने लगी कि क्या तुम अपनी औकात भूल चुकी हो, तुम्हें लगता है ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारे सामने मैंने कल का बचा हुआ खाना रखा तो है, अगर तुम ये नहीं खाओगी तो ये वेस्ट हो जाएगा, जल्दी से ये सब खत्म करो। तभी निया कहने लगी कि सॉरी मॉम, आप नाराज मत होइएगा, मैं आइंदा कभी ऐसे नहीं करूंगी। लेकिन अब मॉम का पारा हाई हो चुका था और कहने लगी कि काश जिस दिन तुम्हारा बाप तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गया था मैं उसी दिन तुम्हारा गला दबा देती तो आज के दिन तक तुम्हारी शक्ल न देखनी पड़ती। खुद तो तुमसे कुछ कमाया नहीं जाता, इतना तो तुमसे होता नहीं कि 2 पैसे कमाकर माँ के हाथ पे रख दूं, उल्टा हमारे खाने को नजर लगाने के लिए हमेशा हमारे सामने रहती हो। शायद निया को आवाज देता है कि मुझे लगता है तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बनवा देता हूँ। तो वो कहने लगी कि नहीं, ये सारी डिशेस बहुत अच्छी हैं, कुछ भी बनवाने की जरूरत नहीं। तभी ग्रैनी युनचाई से कहने लगी कि क्या तुम्हें फील हो रहा है, इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम इतने सारे पैसे जाया करते हैं, मुझे ये बहुत ज्यादा सेंसिबल लगी है। इसको एक झलक देखने में ही पता चल जाता है कि इसकी स्टेप मॉम और इसके स्टेप ब्रदर ने इसको किस हाल में रखा होगा, मुझे पता है उन्होंने इसको हर चीज के लिए तरसा कर रखा होगा। मैं तो तुम्हें कहती हूँ कि उनकी हड्डी पसली एक कर दो, उनकी हिम्मत भी कैसी हुई हमारी बहू को परेशान करने की, आइंदा मैं कभी भी इसको वहाँ नहीं जाने दूंगी और न ही किसी और को इसे परेशान करने दूंगी। शायद मैं तुम्हें कह रही हूँ, अगर तुमने इसको नाराज किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं दुनिया की सारी खुशियाँ लाकर इसकी झोली में डाल दूं, आखिर इसने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी जो दी है। ग्रैनी और युनचाई को बातें करता देखकर निया ग्रैनी से पूछने लगी कि क्या आप लोगों ने खाना नहीं खाना। तभी ग्रैनी कहने लगी कि हाँ हाँ हम खा रहे हैं, बल्कि तुम खाओ, हमें तुम्हारी ज्यादा फिक्र है। निया ग्रैनी से कहने लगी कि आप मीट लेना, मैं बस खाली सूप ही पीऊंगी। तभी युनचाई सर्वेंट को बुलाकर उसे कहने लगा कि ये सारी चीजें ले जाकर डस्टबिन में फेंक दो, वैसे भी तुम्हारी मैम को ये खाना अच्छा नहीं लगा। ये सुनते ही निया कहने लगी कि नहीं नहीं प्लीज, खाना क्यों वेस्ट कर रहे हैं, मैं इतने मजे से खा रही हूँ, कितना अच्छा खाना बना है, प्लीज आप नाराज मत हो, मैं ये सारी चीजें खा रही हूँ। ग्रैनी भी युनचाई की साइड पर होते हुए कहने लगी मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें 4 लोगों का खाना खाना है, देखो तुम कितनी अंडरवेट हो, इस तरह बच्चे पर इफेक्ट पड़ेगा, तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए, तुम ये चिकन सूप लो ना, और हाँ ये टॉनिक भी ट्राई करो, ये बहुत जबरदस्त है। तभी युनचाई उसे कहने लगा देखो निया, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम्हें
1 महीने के अंदर अंदर अपना वेट बढ़ाना होगा, जिस पर वो कहने लगी कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। निया पेट भर के खाना खाती है, तभी ग्रैंडमा उसे कहने लगी कि अब जब तुम खाना खा चुकी हो तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखाती हूँ, क्योंकि आज से ये घर तुम्हारा ही है। निया परमिशन के लिए यूनशाई की तरफ देखती है तो ग्रैंडमा कहने लगी कि तुम उसकी तरफ क्यों देख रही हो, मेरी बात ही आखिरी बात होती है और आज तुम्हारी बात ही आखिरी बात होगी। इस घर में तुम्हारा जो जी में आए तुम कर सकती हो, तुम्हें किसी से कोई परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मेरे होते हुए यूनशाई तो क्या कोई भी तुम्हें नहीं टोक सकता, इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। निया ग्रैंडमा के साथ घर देखने चली गई, जबकि पीछे खड़ा यूनशाई सोचने लगा था कि वाकई अपना खून बहुत सगा होता है। जब से ग्रैंडमा को मेरे बच्चे के बारे में पता चला है, उन्हें निया कितनी प्यारी हो गई है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मेरे बच्चे के पैदा होने की खुशी मुझसे और निया से ज्यादा ग्रैंडमा को है। इतने में सर्वेंट यूनशाई के पास आकर उन्हें उन चीजों की लिस्ट दिखाती है जो कि निया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। ये सुनते ही यूनशाई उससे कहने लगा कि आइंदा मुझे इनमें से मौजूद किसी चीज को भी इस घर में नहीं देखना, अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। सर्वेंट यूनशाई से पूछने लगी कि हमें आपकी वाइफ को क्या बुलाना चाहिए, जिस पर वो कहने लगा कि तुम उसे जो चाहो बुला सकती हो, लेकिन याद रखना उसको तुमने ट्रीट बिल्कुल एक क्वीन की तरह करना है, उसको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मूवी आगे बढ़ती है तो हम निया को देखते हैं जो कि इस वक्त ग्रैंडमा के साथ मौजूद थी। ग्रैंडमा सर्वेंट को बुलाकर उनसे पूछ रही थी कि यूनशाई कहाँ पर है, क्या वो दोबारा बाहर चला गया है, आखिर इस लड़के को समझ क्यों नहीं आती। इसको मैंने कितनी दफा समझाया है कि लेट नाइट बाहर मत जाया करो, इसकी हरकतों से मैं परेशान हो चुकी हूँ। तभी सर्वेंट कहने लगी कि मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन दो आज रात उनकी मीटिंग थी, लेकिन वो मीटिंग अटेंड करने के लिए भी नहीं गए, मुझे लगता है कि वो अपने रूम में होंगे। तभी ग्रैंडमा निया से कहने लगी कि तुम थक चुकी होगी, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ और थोड़ा आराम करो। तभी उनकी तबीयत खराब होने लगी तो निया कहती है कि मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेरा ख्याल है मेरा आपके साथ होना ज्यादा जरूरी है। तभी ग्रैंडमा कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत तो ऊपर नीचे होती रहती है, तुम अपने हस्बैंड के पास जाओ, इस वक्त तुम्हें उसके पास होना चाहिए। लेकिन निया बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रही थी और कहने लगी कि आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, यूनशाई का क्या है मैं उसे बाद में मिल लूंगी। तभी ग्रैंडमा कहती है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही, मेरे साथ मेरी सर्वेंट मौजूद है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुमसे पहले भी मुझे यही देखती थी। तभी सर्वेंट उससे कहने लगी कि देखें आप खुद प्रेग्नेंट है, आपको रेस्ट करना चाहिए, ग्रैंडमा को लेकर परेशान मत हुआ करे, मैं पहले भी इन्हें देख लेती थी और अगर मुझे किसी चीज में आपकी हेल्प की जरूरत पड़ी तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगी। और इसके साथ ही वो उसे अंदर जाने के लिए कहती है तो निया को मजबूरन अंदर जाना ही पड़ा। निया रूम में इंटर होती है तो शर्टलेस यूनशाई शावर लेकर बाहर आ रहा था और उसको इस तरह से देखकर निया का दिल तो धड़कना ही भूल गया। वो वापस जाने लगी तभी यूनशाई उसको रोकते हुए कहने लगा कि आई क्यों थी जब जाना ही था। निया दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन एक्चुअली वो ग्रैंडमा लॉक कर चुकी थी। तभी यूनशाई उसके करीब आते हुए उससे कहने लगा कि तुम लगती तो बहुत मासूम हो लेकिन हो बहुत गहरी, अगर तुम मुझे बिना शर्ट के देखना चाहती थी तो बता देती, मैं खुद ही तुम्हारी डिमांड पूरी कर देता, इस तरह यहाँ मुंह उठाकर आने की क्या जरूरत थी। तभी निया कहने लगी कि देखे मुझे ग्रैंडमा ने यहाँ पर भेजा है, मैं खुद किसी और रूम में रहना चाहती थी लेकिन ऐसे लगता है जैसे मेरा आइडिया उन्हें कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। तभी यूनशाई कहने लगा कि यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए लीगल है, इसलिए परेशान मत हो, वैसे भी मैं मजाक कर रहा था। तभी निया कहने लगी कि मुझे शावर लेना चाहिए, काफी देर हो चुकी है। कुछ ही देर में निया शावर लेकर निकली तो यूनशाई पेरेंटिंग बुक रीड कर रहा था, जो देखकर उसे काफी अजीब लगा। वो उसके पास आकर कहने लगी कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, तुम जानते हो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यूनशाई उसे कहने लगा मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या ओंगी बोंगी बातें सोचती रहती हो, मैं एक पेरेंटिंग बुक रीड कर रहा था और उसके अकॉर्डिंग अगर मॉम टू बी को ब्लीडिंग हो जाए तो उसका रोजाना फेटल हार्ट टेस्ट करना जरूरी होता है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा टेस्ट करना चाहिए। जिस पर वो कहने लगी कि मैं अपना टेस्ट खुद कर लूंगी, लेकिन यूनशाई कहने लगा कि तुम अच्छे से नहीं कर सकोगी। टेस्ट करने के बाद यूनशाई उसे कहता है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन याद रखना कि ये टेस्ट हमें रोजाना करना पड़ेगा, अब तुम सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत होगी। मूवी आगे बढ़ती है तो हम यूनशाई को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड से मिलने के लिए उनके पास आया था। तभी उनके फ्रेंड्स उसे कहने लगे हमें पता चला है कि तुमने लियो के साथ ब्रेकअप कर लिया है, इसीलिए तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए हमने कुछ फ्रेश आइटम्स मंगवाए हैं। और उनके कहने पर कुछ लड़कियों को अंदर बुलाया जाता है, लेकिन यूनशाई को उनकी ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तभी वो कहने लगा कि देखो अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक वाइफ भी है और जल्द ही मैं एक पिता भी बन जाऊंगा, इसलिए इस तरह की हरकतें मेरे सामने मत किया करो। जिन तरह की लड़कियाँ यहाँ पर खड़ी है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और वैसे भी मैं चेंज होने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग भी मुझे चेंज हो जाने दो तो अच्छा होगा। तभी उसके फ्रेंड्स कहने लगे कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, ऑफ कोर्स हम तुम्हारा भला ही चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कि तुम्हें क्या पसंद है और तुम्हारे मूड को ठीक करने के लिए हमें ये सब अरेंज करना ही पड़ा। लेकिन जो बातें तुम कर रहे हो उस पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा, आखिर कोई इतनी जल्दी कैसे चेंज हो सकता है, जरा सी शादी क्या होगी तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया ही बदल गई।
और वैसे भी हम में से आधे लोग भी मैरिड हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दिन दिहाड़े घर जाकर अपनी बीवी के चेहरे को घूरना शुरू कर दे। युनशाई उन्हें कहने लगा कि देखो, मेरी वाइफ मुझसे एज में काफी कम है और वो प्रेग्नेंट भी है, तो आजकल उसकी तबीयत भी ठीक नहीं, मैं उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं देखना चाहता। तभी उसका फ्रेंड बाकी फ्रेंड्स को बताने लगा कि क्या तुम्हें पता है, इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी कोख में 1 या 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे हैं। इस बात ने सबको काफी हैरान कर दिया। तभी युनशाई वहाँ से जाने की कोशिश करने लगा तो उसके फ्रेंड्स उसको जबरदस्ती रोकते हैं और वो भी ये सोचकर बैठ जाता है कि वो सो चुकी होगी। जबकि दूसरी तरफ हम निया को देखते हैं, जो कि बार के बाहर मौजूद थी और सोच रही थी कि मुझे ग्रैंडमा ने यहाँ पर युनशाई को लेने के लिए भेजा है। मुझे बार के अंदर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या किया जा सकता है, ग्रैंडमा मेरा इतना ख्याल रखती है, मैं खाली हाथ वापस जाकर उन्हें मायूस नहीं करना चाहती, इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे युनशाई को साथ लेकर ही जाना है। वो अंदर जाने की कोशिश करती है तो गार्ड्स उसे रोककर कहने लगे कि ये जगह एडल्ट्स के लिए है, तुम्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकते। जिस पर वो कहने लगी कि मैं एडल्ट ही हूँ, मेरी एज 18 ईयर्स है। लेकिन गार्ड्स उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। तभी वो अपना कार्ड दिखाते हुए कहने लगी कि मेरे पास मेरा स्टूडेंट कार्ड मौजूद है और वैसे भी मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड को लेने आई हूँ। निया के मुंह से हस्बैंड का नाम सुनकर गार्ड्स हंसते हुए कहने लगे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भी कोई हस्बैंड होता होगा, हमें तो लगता है तुम घर से ही ड्रिंक करके आई हो। गार्ड्स न सिर्फ उसको बुली करते हैं बल्कि उसके साथ बदतमीजी भी करने लगे, जिस पर वो कहती है कि मुझे हाथ लगाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। इतने में गार्ड्स उसे जबरदस्ती अंदर लेकर जाते हैं। युनशाई जो बाहर की तरफ जाता हुआ निया को कॉल कर रहा था, उसकी फोन की आवाज सुनते ही उनके पास आया, लेकिन जिस तरह उसने निया को गार्ड्स के साथ देखा उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो गार्ड्स को अच्छा सबक सिखाता है और उसके बाद निया से पूछने लगा कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, जिस पर वो कहने लगी कि एक्चुअली मुझे यहाँ पर ग्रैंडमा ने भेजा है, उन्हें लगा कि काफी देर हो चुकी है। युनशाई उसे कहने लगा कि ओह अच्छा, ग्रैंडमा तुम्हारे थ्रू मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तभी निया कहने लगी कि नहीं, मैं कौन होती हूँ आपको कंट्रोल करने वाली, वो तो बस मुझे अकेले देखकर ग्रैंडमा को अच्छा नहीं लग रहा था और वैसे उनकी बात ठीक ही है, कितनी देर हो चुकी है, इतनी देर तक जागना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। युनशाई कहने लगा कि तुम्हारे आने से पहले मैं सारी रात जाग कर गुजारता था। तभी निया कहने लगी कि हाँ, तब आप अनमैरिड थे, लेकिन अब आप शादीशुदा हैं और इस तरह के काम अच्छे नहीं लगते, और वैसे भी इस तरह आधी रात को जागते रहना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। तभी युनशाई उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे कहने पर ऐसे सभी काम छोड़ दूंगा जो तुम्हें परेशान करते हैं, और इसके साथ ही युनशाई उसे कहता है कि तुम्हारे लिए इतनी देर तक जागना बिल्कुल भी ठीक नहीं, देखो 12 बज चुके हैं, हमें घर चलना चाहिए, और दोनों वहाँ से निकल पड़े। अगले सीन में हम निया को देखते हैं, जो कि इस वक्त स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। तभी उसे पिक करने के लिए युनशाई आता है। वो युनशाई को देखकर कहने लगी, आपको आने की क्या जरूरत थी। युनशाई कहने लगा, ऑफ कोर्स मुझे आना था, आज तुम्हारा स्कूल में फर्स्ट डे है और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद तुम्हें ड्रॉप करूँ, ड्राइवर के साथ मैं तुम्हें कैसे भेज सकता हूँ। तुम्हें अपनी कंडीशन के बारे में पता तो है, मैं चाहता हूँ कि तुम हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहो, मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं खुद तुम्हें स्कूल छोड़ने जाऊंगा। उन दोनों की कॉन्वर्सेशन अभी जारी ही थी कि वहाँ पर ग्रैंडमा आ गई, जिसको देखते ही निया कहने लगी कि ग्रैंडमा, आपको इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी, आपको आराम से उठना चाहिए था, आप जानती है ना आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर ग्रैंडमा कहती है कि लो भला, मैं कैसे आराम से उठती, तुम जानती तो हो कि आज तुम्हारा स्कूल में फर्स्ट डे है, ऑफ कोर्स मुझे तुम्हें गुड बाय कहना था। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कंडीशन काफी वीक है, इस तरह तुम्हारा स्कूल जाना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या किया जा सकता है, मजबूरी है, और ऊपर से तुमने बैग भी उठाया हुआ है, तुम्हें काम क्यों नहीं करती, बैग लेकर जाने की क्या जरूरत है, देखो ये कितना भारी होगा, जो कि तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे साथ एक सर्वेंट भेज देती हूँ जो तुम्हारे साथ बैग कैरी करेगा और तुम्हारे लिए क्लास में सीट रिजर्व करेगा, इस तरह मुझे तुम्हारी टेंशन भी नहीं रहेगी और तुम खुद भी रिलैक्स रहोगी। और हाँ, मैं सर्वेंट को बोलकर तुम्हें ब्रेक टाइम में न्यूट्रिशियस मील भिजवा दूंगी, स्कूल में कुछ भी उल्टा सीधा खाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, तुम जानती हो ना तुम्हारी कंडीशन कितनी वीक है। युनशाई कहने लगा कि ग्रैंडमा, अगर आप कहें तो मैं पूरे का पूरा स्कूल ही ना खरीद लूं, जिस पर वो कहने लगी, मेरा बस चले तो मैं पूरा शहर खरीद लूं अपनी बहू के लिए। इतने में वो दोनों स्कूल के लिए निकल पड़े तो कुछ ही देर में वो स्कूल के सामने मौजूद थे। तभी निया युनशाई से कहने लगी कि आप प्लीज बाहर ही रुके, अंदर मत आए, जिस पर वो कहने लगा कि क्या तुम्हें बुरा फील हो रहा है या फिर शायद तुम मुझे किसी से इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाना चाहती। तभी निया उसे कहती है कि एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, मेरी स्कूल की लड़कियां काफी गॉसिपिंग है और मैं नहीं चाहती कोई मुझे डिस्कस करे। युनशाई उसकी बात समझ चुका था। तभी उसे कहने लगा कि ठीक है, तुम अंदर जाओ, अब मैं चलता हूँ, जब तुम्हें वापस आना हुआ तो मुझे बता देना। लेकिन युनशाई के वहाँ से जाने से पहले ही लियो उसको देख चुकी थी और सोचने लगी कि युनशाई यहाँ पर उस लड़की को ड्रॉप करने क्यों आया है। सीन शिफ्ट होता है तो हम लियो को देखते हैं, जिसके साथ उसकी फ्रेंड्स मौजूद थी और उसे कांग्रेचुलेट कर रही थी, और क्यों ना करती, एक्चुअली लियो को फुल स्कॉलरशिप मिल चुकी थी, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी फ्रेंड्स उसको मोटिवेट करते हुए कह रही थी कि हम तो कभी कभी तुमसे जेलस फील करते हैं, इनफैक्ट तुम हमारे लिए रोल मॉडल हो। तभी लियो कहने लगी कि ऑफ कोर्स इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा। जबकि दूसरी तरफ हम निया को देखते हैं, जो कि अपनी स्कॉलरशिप खोलने के लिए काफी एक्साइटेड थी और मन ही मन में कह रही थी
कि मैं युनशाई के सारे एहसानों का बदला स्कॉलरशिप से चुकाने की कोशिश करूंगी। और वैसे भी जब मेरे पास अपने पैसे होंगे तो मुझे जरूरत की हर चीज के लिए युनशाई को नहीं कहना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो एनवेलप खोलती है वो खाली होता है। एक्चुअली उसको स्कॉलरशिप मिली ही नहीं थी और इसकी एक वजह ये भी थी कि निया इस बार टेस्ट को अच्छे से पास ना कर पाई। तभी वो लियो के पास आकर कहने लगी कि तुम्हारी वजह से मुझसे मेरी स्कॉलरशिप छीन गई। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारा ताल्लुक एक वेल टू डू फैमिली से है और स्कॉलरशिप की जरूरत हम जैसी लड़कियों को होती है जिनको स्टडीज कंटिन्यू करने के लिए स्कॉलरशिप चाहिए होता है। तुम लोगों ने सिर्फ अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मुझसे मेरा हक छीना, जबकि मैं ज्यादा डिजर्विंग थी। तभी लियो से कहने लगी कि तुमने टेस्ट फेल किया है, तुम जानती हो कि स्कॉलरशिप के लिए तुम्हें टेस्ट पास करना था। निया उन्हें बताती है कि एक्चुअली अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से मैं स्टडीज पर अच्छे से फोकस ना कर पाई, यही वजह है कि मैंने टेस्ट फेल कर दिया। लेकिन अगर तुम लोग अप्लाई ना करते तो मुझे फिर भी स्कॉलरशिप मिल सकती थी। निया की ये कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी लियो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तभी वो उसके पास आकर कहने लगी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे जुबान चलाने की। लियो की नजर निया के गले में मौजूद चेन पर पड़ती है तो वो उसे तोड़कर कहने लगी ये तुम्हारे पास कहाँ से आया और ये फेक भी नहीं लग रहा, कहीं तुमने इसे चोरी तो नहीं किया। निया उसे चेन वापस करने के लिए कहती है, जिस पर लियो कहने लगी कि जब तक तुम मुझे ये ना बता दो कि ये चेन तुमने किससे चुराई है मैं तुम्हें बिल्कुल भी वापस नहीं करने वाली। इसके साथ ही लियो अपनी फ्रेंड्स को निया के बैग की तलाशी लेने के लिए कहती है, जिसके दौरान उसको निया की मेडिसिन नजर आई तो उनको पता चल चुका था कि निया प्रेग्नेंट है। तभी निया उनसे कहने लगी कि प्लीज मेरे साथ इस तरह जबरदस्ती मत करो। एक्चुअली लियो के फ्रेंड्स ने निया को बुरी तरह से पकड़ रखा था। तभी वो कहने लगी कि अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, ऐसा न हो कि अपने किए पर कल को तुम्हें पछतावा होने लगे। लेकिन लियो को जब पता चलता है कि निया प्रेग्नेंट है तो उसके जहन में सबसे पहला ख्याल युनशाई का आता है। भला अब लियो निया को कहाँ इतने आराम से जाने दे सकती थी। तभी उसे कहने लगी मैं भी कहूँ तुम्हारे पास ब्रांडेड कपड़े और इतनी अच्छी चेन कहाँ से आए, तो आजकल तुम युनशाई को बटोरने पर लगी हुई हो। यकीनन वो सरोगेसी करवा रहा होगा, वरना तुम जैसी लड़की को कौन अपने साथ रखना चाहेगा। लेकिन जब मैं प्रिंसिपल को बताऊंगी कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम देखना वो क्या करते हैं। इसके साथ ही लियो और उसकी फ्रेंड जबरदस्ती निया को क्लासरूम से बाहर निकाल देती हैं। वो भी आगे बढ़ती है तो हम निया को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने डिपार्टमेंट के बाहर बैठी हुई लंच कर रही थी। तभी वहाँ पर उसे लेने के लिए युनशाई आ जाता है जो देख चुका था कि वो काफी अपसेट है। युनशाई निया के पास आकर उससे पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम इस तरह अकेली क्यों बैठी हुई हो और तुम इतनी अपसेट क्यों हो। तभी वो कहने लगी कि एक्चुअली मेरी क्लास में सब लड़कियों को पता चल चुका है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया है कि वो मेरी प्रेगनेंसी के बारे में प्रिंसिपल को बता देंगी और अगर वाकई प्रिंसिपल को पता चल गया तो वो मुझे फायर कर देंगे। जिस पर युनशाई कहने लगा तुम परेशान क्यों होती हो, तुम्हारे स्कूल को हमारी कंपनी की तरफ से बहुत सारे फंड्स मिलते हैं, तुम्हारे प्रिंसिपल मेरे सामने एक भी लफ्ज नहीं कह सकेंगे और जहाँ तक लियो की बात है तो वो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बल्कि मैं खुद तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करूंगा। तुम्हारी क्लास की कोई भी लड़की तुम्हें परेशान नहीं कर सकती, बल्कि जो ऐसा करेगी उनको फायर कर दिया जाएगा। मेरे होते हुए तुमने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और इसके साथ ही युनशाई निया के करीब होते हुए उसे किस करके कहने लगा कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए स्कूल का प्रिंसिपल तुम्हें परेशान कर सकता है तो मेरे होने का कोई फायदा नहीं। अगले सीन में युनशाई निया को लेकर घर पहुंचता है तो ग्रैंडमा निया को देखते ही खुश हो चुकी थी और युनशाई से कहने लगी इसको सीधा इसके बेडरूम में ले जाओ, मुझे लगता है कि इसको रेस्ट करना चाहिए। रूम में लाते ही युनशाई निया से कहने लगा कि क्या तुम शावर लेना चाहोगी, जिस पर वो कहती है कि हाँ मुझे शावर लेना है। लेकिन शावर लेने से पहले वो काफी हेजिटेशन की कंडीशन में युनशाई के पास आकर कहने लगी कि क्या प्लीज आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे शावर लेना है लेकिन मेरा हुक नहीं खुल रहा, प्लीज क्या आप इसको खोलने में मेरी हेल्प कर सकते हैं। तभी युनशाई उसे कहने लगा कि हाँ मेरे होते हुए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। युनशाई उसके साथ वॉशरूम जाकर उसका हुक खोलने में उसकी हेल्प करता है तो वो उससे कहने लगी कि प्लीज अब आप बाहर चली जाएं, मुझे शावर लेना है, मैं शावर लेकर बाहर आ जाऊंगी। और कुछ ही देर में वो बाहर आ चुकी थी। तभी वो लेटने से पहले युनशाई से पूछती है कि क्या आप दोबारा से मेरा टेस्ट करेंगे, जिस पर वो कहने लगा कि नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि हमारा बेबी अच्छे से डेवलप हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि अब हमें किसी भी चीज को लेकर परेशान होना चाहिए, बस तुम अपने खाने का अच्छे से ख्याल रखो और ढेर सारा रेस्ट करो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। और इसके साथ ही युनशाई उससे करीब होते हुए कहने लगा कि एक्चुअली आज रात में तुम्हें फील करना चाहता हूँ। अगले सीन में निया रेडी होकर नीचे आती है तो ग्रैंडमा और युनशाई उसी का वेट कर रहे थे। तभी युनशाई उसके पास आकर उससे कहने लगा कि एक्चुअली आज तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। सिर्फ युनशाई ही नहीं बल्कि ग्रैंडमा भी कहने लगी कि हाँ वाकई निया आज तो तुम्हारी नजर उतारने का दिल कर रहा है। लेकिन निया इस वक्त एक्चुअली काफी नर्वस थी और युनशाई से कहने लगी मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप क्यों मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। आप जानते हैं ना मैंने इससे पहले कभी इस तरह का इवेंट अटेंड नहीं किया, लेकिन फिर भी आप मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको मेरी वजह से एम्बैरस होना पड़े।
शायद उसे कहने लगा कि देखो मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो तुम परेशान मत हुआ करो, भला मुझे क्यों तुम्हारी वजह से एम्बेरस होना पड़ेगा। इनफैक्ट जब मैं लोगों को अपनी खूबसूरत वाइफ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा तो मैं प्राउड फील करूंगा। तभी ग्रैंडमा कहने लगी मुझे लगता है कि अब तुम दोनों को जाना चाहिए, लेकिन हाँ सेविंग्स करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। तुम लोगों को जो चीज अच्छी लगे तुम लोग उसको खरीद सकते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे दिल में कोई भी अरमान बाकी रहे। सीन शिफ्ट होता है तो युनशाई निया के साथ ऑक्शन के लिए पहुंच चुका था। युनशाई को देखते ही मीडिया पर्सन उस पर टूट पड़े, लेकिन उनको रिस्पांस देने के बजाय युनशाई उनको पीछे हटने के लिए कहता है और खुद निया को लेकर इवेंट हॉल में इंटर होने लगा, जहाँ पर निया को बिठाने के बाद उसे एक कॉल अटेंड करना थी। अभी वो कॉल पे बात कर ही रहा था कि वहाँ पर बैठे लोग निया को बुली करने लगे। कोई कह रहा था कि देखो जरा कितनी छोटी है और इसकी बैली कितनी बड़ी है, इसको शर्म आनी चाहिए, आजकल की लड़कियों में बिल्कुल भी शर्म नहीं। कोई कह रहा था कि ये बच्चा इसने सिर्फ युनशाई के पाँव में बेड़ियां डालने के लिए एक्सपेक्ट किया है, वरना इस जैसी लड़की को कौन अपनी वाइफ बनाना पसंद करेगा। तभी वहाँ पर बैठा एक आदमी कहने लगा मैंने सुना है कि युनशाई ने सिर्फ इस बच्चे की खातिर इस लड़की को अपनाया है। सिर्फ उसने ही नहीं बल्कि ग्रैंडमा ने भी इसी वजह से इसको अपनी बहू बनाया है, वरना इतने बड़े खानदान की बहू इस तरह की गरीब लड़की को बनाना कोई भी पसंद नहीं करता। इन सब की बातें सुनते हुए निया मन ही मन में कह रही थी मैंने युनशाई से कहा भी था कि मुझे उसके साथ नहीं जाना, लेकिन शायद वो यही सीन क्रिएट करना चाहता था। तभी वहाँ पर बैठी हुई एक लड़की कहने लगी कि इसको मिसेस युनशाई बुलाया जा रहा है, जबकि इसके हाथ में तो रिंग भी नहीं, या फिर शायद युनशाई इसको अपनी वाइफ मानता ही नहीं, तभी उसने इसका रिंग ही नहीं पहनाई। और उसकी ये बात युनशाई के कानों में भी पड़ चुकी थी। तभी वो आगे आते हुए कहने लगा किसने कहा कि मेरी वाइफ ने रिंग नहीं पहनी हुई। वो अपनी हाथ से रिंग उतार कर निया को पहना देता है, जिसने वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को काफी शॉक कर दिया, क्योंकि उसके हाथ में पहनी हुई रिंग सिर्फ रिंग नहीं बल्कि उसके खानदान के हेयरलूम था, जो कि उसकी पोजीशन को वाजे करता था। और इसके साथ ही युनशाई वहाँ पर मौजूद सभी गेस्ट से कहने लगा कि अपनी वाइफ के बारे में मैं किसी के मुंह से निकला हुआ एक भी लफ्ज माफ नहीं करूंगा, इसलिए जो कुछ भी कहना हो सोच समझ कर बोलना। इतने में होस्ट भी आकर कहने लगी मिस्टर युनशाई आप प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाएं, एक्चुअली इवेंट स्टार्ट होने वाला है। इवेंट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले एक कॉइनेक्स रिंग ऑक्शन के लिए पेश की जाती है, जो पहले ही नजर में निया को काफी अच्छी लगी और वो सोच रही थी कि मुझे भी युनशाई को एक वेडिंग रिंग गिफ्ट करनी चाहिए, लेकिन ये काफी एक्सपेंसिव लग रही है। लेकिन वहाँ पर मौजूद सभी लोग इस कोशिश में थे कि वो रिंग खरीद कर निया को नीचा दिखाए। होस्ट भी नोटिस कर चुकी थी कि वो रिंग निया को काफी अच्छी लगी। तभी वो कहने लगी मुझे लगता है कि ये रिंग आपको पसंद आ गई है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो हम आपकी बताई हुई अमाउंट से ऑक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तभी युनशाई उसे कहने लगा कि अगर तुम्हें रिंग अच्छी लगी तो तुम इसको खरीद सकती हो। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे हस्बैंड के पास काफी सारे पैसे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पैसों के बारे में परेशान होना चाहिए। तुम्हें जो भी आइटम अच्छा लगे तुम उसको खरीद सकती हो। होस्ट निया को स्टार्टिंग अमाउंट बताने के लिए कहती है तो निया कहने लगी कि वो 10,000 युआन में इस रिंग को खरीदना चाहती है, और ये सुनते ही सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कह रहा था कि किसान सारी जिंदगी किसान ही रहता है, जबकि कोई कह रहा था कि राजा के साथ शादी हो जाने से कोई रानी नहीं बन जाता, इंसान को अपनी औकात याद रखनी चाहिए। होस्ट रिंग की स्टार्टिंग अमाउंट 10,000 युआन बताती है तो इसके साथ ही रिंग की अमाउंट बढ़ने लगी। रिंग की बढ़ती अमाउंट को देखकर युनशाई होस्ट से कहने लगा भले इसकी अमाउंट जितनी भी ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन आखिर में ये रिंग आपको मुझे ही देनी होगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी ज्यादा पेमेंट क्यों ना करनी पड़े। और हाँ आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये रिंग मेरी वाइफ के पहनने के काबिल नहीं, हो सकता है कि वो इसको डस्टबिन में फेंक दे, लेकिन फिर भी मैं उसकी कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं छोड़ना चाहता। और इसके साथ ही वो निया को वहाँ से चलने के लिए कहता है। अगले सीन में हम निया की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर उसकी मॉम के पास भागते हुए आकर कह रहा था कि क्या मॉम आप जानती हैं आज कितनी बड़ी न्यूज मिली है हमें सुनने को। वो अपनी मॉम को न्यूज सुनवा रहा था, जिसमें ऑक्शन के बारे में बताया जा रहा था कि 100 साल हिस्ट्री में पहली दफा किसी ने अपनी वाइफ के लिए स्काई लैंटर्न को लाइट किया है। न्यूज में युनशाई और निया को साफ देखा जा सकता था। तभी उसका भाई अपनी मॉम से कहने लगा कि देखे हमने हमेशा उसकी कितनी बेकदरी की है, लेकिन वो किस मुकाम तक पहुंच गई। देखिए उसके इतने बड़े घर में शादी हो गई और कितने मजे से वो जी रही है, जबकि वो हमेशा से वेल्दी होना चाहती थी। लेकिन हमें देखे हमें 2 वक्त के खाने के लिए भी तरसना पड़ता है। लेकिन उसकी मॉम भी हार मानने वालों में से नहीं थी। तभी कहने लगी बेटा तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसको इतनी आसानी से इतने आराम की जिंदगी गुजारने दूंगी। और इतने में वहाँ पर 2 लड़कियाँ आती हैं, जिनको देखते ही स्टेप मॉम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट खिल उठी थी। नेक्स्ट सीन में हम निया और युनशाई को देखते हैं, जो कि इस वक्त ग्रैंडमा के पास मौजूद थे, और ग्रैंडमा उनको काफी सारे आइटम सिखाते हुए पूछ रही थी कि उनमें से तुम्हें कौन सा अच्छा लगा और कौन सा अच्छा ना लगा। निया उनसे कहने लगी कि ग्रैंडमा अभी डिलीवरी में बहुत सारा टाइम बाकी है, और वैसे भी इतनी सारी चीजों की क्या जरूरत है, कौन सा मेरे 1000 बच्चे होने वाले हैं। इस पर ग्रैंडमा उसे कहती है कि 1000 ना सही, लेकिन तुम्हारे 3-3 बच्चे होने वाले हैं। तुम जानती हो कि उनके लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, और फिर मैं चाहती हूँ कि वो रोज अपना सेट चेंज करें।
इतने में सर्वेंट वहाँ आकर निया से कहने लगी कि मैम आपका एक पार्सल आया है जिसके लिए आपको साइन करने होंगे, क्या प्लीज आप बाहर आ सकती हैं। निया बाहर आने लगी तभी यूनशाई उसे कहता है कि रुको मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, जिस पर वो कहने लगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्रिपल नहीं, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस साइन करके वापस आती हूँ। बाहर आते ही वो देखती है कि पार्सल लाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका भाई था। तभी उसको देखकर वो पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो और इस बॉक्स में क्या है। तभी उसका भाई उसे बताने लगा कि इसमें तुम्हारी मॉम की आखिरी निशानियाँ और उनका अर्न है जिनको हमेशा तुमने अपने सीने से लगा कर रखा। तुम्हें क्या लगता है तुम इतने आराम से यहाँ पर अयाशियों की जिंदगी गुजारोगी और हम तुम्हें आराम से जीने देंगे? ऐसा नहीं होता मैडम। तभी वो पूछने लगी कि तुम ये चीजें यहाँ क्यों लेकर आए हो, लेकिन खैर अब ले ही आए हो तो लाओ मुझे दो। जिस पर वो कहने लगा तुम्हें क्या लगता है मैं इतने आराम से तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जिस पर वो कहने लगी याद रखो तुम यूनशाई के घर पर खड़े हो। उसका भाई उसे धमकियां देता है और कहने लगा कि अगर तुमने जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम इन सारी चीजों को गवा दोगी। तभी निया उससे पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। वो कहने लगा कि अगर तुम इन सारी चीजों को हासिल करना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें मुझे 10 मिलियन युवान देना पड़ेंगे। जब भी वो कहने लगी कि तुम पागल हो, मेरे पास 10 मिलियन युवान कहाँ से आए। उसका भाई कहता है कि भले तुम्हारे पास ना हो लेकिन तुम्हारा हस्बैंड चाइना का सबसे अमीर इंसान है और उसके लिए 10 मिलियन युवान कुछ भी नहीं, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रहा हूँ अगर तुम्हारी नजर में इन चीजों की जरा भी वैल्यू है तो कल रात हमारे घर पर पहुंचकर मुझे 10 मिलियन युवान दे देना। इतने में यूनशाई वहाँ आकर पूछने लगा कि तुम क्या कर रही हो। सिर्फ एक साइन करना था लेकिन तुमने कितनी देर लगा दी। तभी वो कहने लगी कि मुझे आपसे एक बात करनी है। यूनशाई उसे कहने लगा कि अगर कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकती हो, लेकिन वो यूनशाई को कुछ भी न बताने का फैसला करते हुए मन ही मन में कहने लगी कि बिलाखिर मुझे अपने बच्चे के लिए ब्रेव बनना होगा, मैं सारी जिंदगी इस पर डिपेंड नहीं करना चाहती। अगले सीन में हम निया को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने भाई के सामने खड़ी थी और उसे कह रही थी कि मुझे मेरी मॉम का अर्न दो। तभी उसका भाई उसे कहने लगा कि ठीक है लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे पेमेंट करना होगी। निया उसको कार्ड देते हुए उसे कहती है कि इसमें पूरे 10 मिलियन युवान मौजूद हैं, अब मुझे अर्न दे दो। तभी उसका भाई उसको अर्न दे देता है। सीन शिफ्ट होता है तो हम यूनशाई को देखते हैं जिसके सामने इस वक्त लियो मौजूद थी और उसे कह रही थी देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारी बीवी के दिल में जरूर कोई ना कोई चोर बैठा हुआ है। वैसे यूनशाई तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुमने मेरे सालों पुराना प्यार भुलाकर उस कल की आई हुई लड़की को अपना लिया और तुम्हें शर्म भी नहीं आई। तुम्हारी एज देखो और वह एक कॉलेज स्टूडेंट है। मुझे पता था कि तुम मुझे दिल से पसंद नहीं करते लेकिन एक 18 साल लड़की के लिए मुझे छोड़ दोगे, तुमसे ये उम्मीद कम से कम बिल्कुल भी नहीं थी। और स्पेशली वो लड़की जो तुम्हारे साथ लॉयल भी नहीं है। लड़की पता नहीं किसका बच्चा तुम्हारे सर थोपने की कोशिश कर रही है और वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे पीछे है, वरना तुम्हारे साथ एक दिन भी ना गुजारती। तभी यूनशाई उसे कहने लगा कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे अपनी लाइफ पर तुम्हारी कमेंट्री सुनने का कोई शौक नहीं है। तभी लियो उसको एक वीडियो दिखाती है जिसमें निया अपने भाई को कार्ड देते हुए कह रही थी कि इसमें पूरे 10 मिलियन युवान मौजूद हैं। वो यूनशाई से कहने लगी कि देखो कितनी बेतरसी से वो तुम्हारा पैसा अपनी फैमिली पर उड़ा रही है, उसको तरस भी नहीं आता कि ये पैसा तुमने कितनी मुश्किलों से कमाया होगा। यूनशाई लियो से कहने लगा क्या तुम जानती हो जब निया मेरे पैसे खर्च करती है तो मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। इनफैक्ट मैं ये सारी मेहनत उसी के लिए कर रहा हूँ, बल्कि दुनिया का हर आदमी अपनी वाइफ और बच्चों के लिए ही कमाता है, फिर आगे वो जो चाहे कर सकती है। लेकिन मुझे तुम्हारा इस तरह मुझे रोकना और फिर मेरी बीवी के खिलाफ बातें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे उसके खिलाफ गला लोगी तो ऐसा कुछ नहीं है। निया ओवर रिएक्ट करने लगी। तभी वो अपने आदमियों से कहता है कि इसको अरेस्ट कर लो, ये इस तरह बाज आने वालों में से नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हम निया को देखते हैं जो कि अपने भाई को पैसे देकर अभी वहाँ से जाने ही वाली थी कि उसकी क्लास फेलो वहाँ पर आकर कहने लगी तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आराम से वापस चली जाओगी। निया का भाई उस लड़की से कहने लगा कि मैंने इससे अपनी रकम निकलवा ली है, अब तुम्हारा जो जी में आए इसके साथ कर सकती हो। तभी निया कहने लगी कि ओ अच्छा तो तुम सब एक ही टीम हो। निया की क्लास फेलो उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी खौफ में यूनशाई का बच्चा है तो पूरा चाइना तुम्हें अपने सर पर बिठाना शुरू कर देगा? ऐसे नहीं होने वाला, बल्कि आज मैं तुम्हारी जान ही लेकर रहूंगी। वो निया को हिट करने लगी। तभी वहाँ पर यूनशाई आकर निया को बचा लेता है, लेकिन निया को बचाने के चक्कर में वो खुद को जख्मी कर चुका था और यही बात निया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। यूनशाई के गार्ड्स उन सबको अरेस्ट कर लेते हैं, जबकि निया यूनशाई से कह रही थी कि देखिए आपका खून निकल रहा है, आपको काफी जख्म आ चुके हैं, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होता। मैंने इसीलिए आपको इस सब के बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं आपको खतरे में नहीं डालना चाहती थी। तभी यूनशाई कहने लगा कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं। इसके साथ ही यूनशाई उसे कहने लगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जानती हो ना कि तुम्हें नहीं रोना और स्ट्रेस भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, तुम आराम से बैठकर रिलैक्स करो, ये सब मैं देख लूंगा। इतने में वहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है जो कि निया का पूछ रही थी। निया उनको अपना फोन देते हुए कहने लगी कि मैंने ही आपको बुलाया था, एक्चुअली मैं इन चारों को अरेस्ट करवाना चाहती थी, मेरे फोन में इन सब के खिलाफ एविडेंस मौजूद है। इन्होंने मुझे बुली किया, मैंने जबरदस्ती अबॉर्शन करवाने की कोशिश की, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुझे धमकियां देकर मुझसे पैसे भी लिए और मुझे पक्का यकीन है कि ये चारों आपस में मिले हुए हैं, इसलिए प्लीज आप मेक श्योर कीजिएगा कि इन सबको सजा जरूर मिले। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इनके साथ किसी किस्म की लीनियंसी हो। तभी पुलिस कहने लगी कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हम जरूर इनको
अंजाम तक पहुंचाएंगे। पुलिस इन चारों को लेकर वहां से जा चुकी थी, तभी युनशाई निया से कहने लगा कि तुमने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था, ऐसे लगता है जैसे तुम ये सब प्लान करके आई थी। इस पर निया कहने लगी कि हाँ, आप इस सबको मेरा प्लान भी कह सकते हैं। एक्चुअली आपके प्यार ने मुझे इतना ग्रूम कर दिया है कि अब मुझ में काफी कॉन्फिडेंस आ चुका है और मैं ये बात जान चुकी हूँ, जब आपको प्यार मिलता है तो आप काफी कॉन्फिडेंट और ब्रेव हो जाते हो। मुझे चेंज करने में न सिर्फ आपका बल्कि ग्रैंड माँ का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप लोग मेरा साथ ना देते तो मैं कभी भी ये स्टेप ना उठा सकती। युनशाई उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी निया को लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो कहने लगी, युनशाई प्लीज मुझे जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचा दे, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। युनशाई उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है तो डॉक्टर युनशाई से कहने लगा कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप बाहर बैठकर वेट करें। इतने में युनशाई की ग्रैंडमा भी पहुंच चुकी थी। उनके आने के बाद युनशाई कहने लगा कि कितना टाइम हो गया है, आखिर ये डॉक्टर्स हमें कुछ बताते क्यों नहीं। तभी ग्रैंडमा कहने लगी, एक तो तुमने मुझे परेशान किया हुआ है, निया को अंदर लेकर गए हुए अभी सिर्फ 10 मिनट हुए हैं और तुमने मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर दिया है। सुकून से बैठो और मुझे आराम से अपनी गुड न्यूज सुनने दो। अचानक से उन्हें बच्चे के रोने की आवाज आती है तो वो दोनों जान चुके थे कि जिस न्यूज का उनको बेताबी से वेट था वो अब मिलने वाली है। इतने में सिस्टर बाहर आकर कहने लगी कि आपके 2 बेटे और 1 बेटी हुई है। थोड़ी देर बाद निया को भी बाहर लाया जा चुका था, जिसको देखते ही युनशाई शुक्र करने लगा कि ये बिल्कुल सेफ है और कहने लगा कि मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, आज तुमने मेरी फैमिली को कंप्लीट कर दिया। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बाप बन जाने का एहसास इतना खूबसूरत होगा। मूवी के लास्ट सीन में हम जू फैमिली को देखते हैं, जिनके यहाँ आज एक ग्रैंड इवेंट अरेंज किया गया था। तभी ग्रैंड माँ अपने गेस्ट को एड्रेस करते हुए कहने लगी कि आज की खुशी मेरे पोतों के लिए है, क्योंकि हमारे घर 1 ना 2 बल्कि 3 रौनकें आई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आज मैं आप सबको अपनी बहू से भी मिलवाना चाहती हूँ, जिनसे मैं बेतहाशा प्यार करती हूँ। इतने में युनशाई भी अपनी वाइफ के साथ वहाँ पहुँच चुका था और अपने गेस्ट से कहने लगा कि आज का दिन मेरी वाइफ और मेरे बच्चों के लिए है, मैं आपको अपनी वाइफ से मिलवाना चाहता हूँ, जिससे मिलने के लिए सभी लोग काफी बेताब थे। वो दोनों अपनी फैमिली की 18 जनरेशन साइन करती है। तभी ग्रैंड माँ कहने लगी कि देखो हमारी जनरेशन कितने आगे तक चली गई, मुझे इससे ज्यादा भला क्या चाहिए। गॉड हमेशा हमारी फैमिली को इसी तरह हंसता और मुस्कुराता रखे। और इसके साथ ही हमारी जबरदस्त सी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी थी। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मजीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए स्टे ट्यून्ड।